तो चलिए शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, अब देखो, ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा है कि भाई ऑप्टिक्स में हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसे विच इज आल्सो कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स, और एक जो है वो वेव ऑप्टिक्स। तो हम्म। अब लाइट जब बिहेव करता है एज अ रे, लाइट जो है ना वो जब बिहेव करता है एज अ रे मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग उस चीज को, उन फिनोमेना को जहां पे लाइट बिहेव्स एज एज इफ इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो उन फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। लेकिन लाइट जब बिहेव करे एज अ वेव, तो उन फेनोमेना को लाइट जो है वो बहुत बार एज अ वेव बिहेव करती है, जैसे इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में। तो हम लोग उस फेनोमेना को जो है वो पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। अब ये लाइट इस तरीके से क्या है, लाइक ये सब अलग अलग फिनोमेना क्यों है, और कब लाइट बिहेव करेगी एज अ वेव, कब बिहेव करेगी एज अ रे, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको समझाने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको वहां से चीजें थोड़ा क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपके दीवार पे चींटी की एक लाइन चल रही है। चींटियां चलती हैं ना लाइन में, हम्म। चींटियां एक लाइन में चलती हैं पूरा, है ना। तो मान लो कि आपके रूम में दीवार पे जो है वो पूरा चींटियां एक लाइन से जा रही हैं, और आप उसको देख रहे हो बहुत दूर से। आप उसको बहुत दूर से देख रहे हो, काफी दूर से देख रहे हो। तो आपको वो लाइन, वो आपको एज ए लाइन दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा कि उसमें चींटी है या क्या है। इट विल अपीयर यू एज ए लाइन, राइट। बहुत देर से, बहुत दूर से देखोगे चुनमुन तो कैसा दिखेगा आपको। हेलो। जी सर। बहुत दूर से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा। कि लाइन है स्ट्रेट कोई। एक आपको दिखेगा कि एक लाइन है कोई स्ट्रेट। फिर आप थोड़ा और पास आके देखोगे, अगर तो थोड़ा पास आके देखोगे तो आपको दिखेगा कि अरे नहीं भाई, ये तो लाइन नहीं है, ये तो चींटियां हैं, चींटियां चल रही हैं। तो आपको दिखेंगी चींटियां चल रही हैं, चींटियां चलती हुई दिखेंगी। फिर आप और पास आओगे, और अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको सब दिखेगा कि अच्छा भाई, ये चींटियां, चींटियों का पैर इतना बड़ा है, चींटियों का ये है वो है, वो सब चीजें दिखेंगी आपको। यही चीज है, कुछ ऐसा ही है कुछ लाइट के साथ भी, ऐसा ही है कुछ लाइट के साथ भी। अब जैसे लाइट आ रही है, और लाइट जो है वो बेसिकली, लाइट हमने आपको बताया था एक बार कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम लाइट बोलते हैं तो हम हम्म। लोग सिर्फ विजिबल लाइट की चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हमने ईएम वेव्स चैप्टर भी पढ़ा, वहां पे देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार साइनसॉइडली वेरी करते रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार साइनसॉइडली वेरी करते रहता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज होते रहता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते रहता है। और ये आगे भी बढ़ते रहता है विथ वेलोसिटी इक्वल टू सी। वैक्यूम में इसकी स्पीड नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, विच वी डिनोटेड बाई सी। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार वेरी कर रहा है, और
ये जो है वो आपका आगे भी बढ़ते जा रहा है। तो अब लेकिन अगर ये लाइट पड़ रही है किसी मिरर के ऊपर, अगर ये लाइट पड़ रहा है किसी लेंस के ऊपर, तो अगर मिरर का साइज काफी बड़ा है, लेंस का साइज काफी बड़ा है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उसमें ऐसे बिहेव करेगा लाइट कि एज इफ इट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और जैसे चींटियों को आप बहुत दूर से देख रहे थे तो आपको चींटियां दिख ही नहीं रही थी, आपको तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा था। वैसे ही जो ऑब्स्टेकल का साइज है, मिरर है, लेंस है, उसका साइज बहुत बड़ा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो उसमें जो लाइट है इट विल बिहेव एज इफ इट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो फिनोमेना शो होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडो बनेगा, इमेज बनेगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। लेकिन अगर जो है वो आप जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसका साइज आप काफी छोटा कर दो, ऑप्टिकल डिवाइस या फिर मान लो लाइट जहां से पास कर रहा है, जैसे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ेंगे, लाइट को अगर एक एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक पिन होल किया, एकदम पिन होल एकदम छोटा सा, तो होल किया, अगर वो होल का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, अगर वो होल का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तो अभी होल का साइज छोटा हो गया, अभी जो है वो लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ जैसा बिहेव नहीं करेगा, अभी जो है वो अपना असली रूप दिखाएगा, लगेगा कि भाई इट इज मूविंग एज ए वेव। तो ये जो है एज ए वेव की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ पे जो फिनोमेना शो करेगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने नजदीक से आके देखा वो चींटियों के लाइन को, तो आपको दिखा कि नहीं भाई चींटियां हैं, राइट। तो वैसे ही अगर जो होल है तो उसका अगर साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, तो वहां पे लाइट ऐसे वेव बिहेव करेगा। दूर से देख रहे थे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा था, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद फिर और क्या है, इसके बाद तो ये तो हम लोग ये सब चीजें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी लाइट की चर्चा होती है। तो वहां पे आप जैसे चींटियों को आप माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको और डिटेल में सब कुछ दिखेगा। तो वैसे ही अगर आप जो है वो काफी छोटे लेवल पे जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि लाइट जो है वो भाई कलेक्शन ऑफ एनर्जी पैकेट्स जैसा है ना। उन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। हाँ, तो वो हम लोग एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के अगर देखेंगे, तो हमें जो है वो लाइट कलेक्शन ऑफ एनर्जी पैकेट्स दिखेगा। उन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। तो ये है लाइट की, जैसे चींटियों को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको फिर और अंदर में डिटेल से सब कुछ दिखेगा। तो ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है। यस सर। पहले आपको कंफ्यूजन होता होगा कि भाई लाइट क्या है, वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा कि कब वेव जैसा चलेगा, कि कब क्या, अभी इसको कभी फोटॉन्स बोलते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो कब कैसे क्या लेना है वो तो कंफ्यूजन रहा होगा ना, हमेशा रहता है ना। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी बहुत सालों तक कंफ्यूजन रहा, और आप तो जो है वो नॉर्मल आम इंसान है, आम इंसान ही है ना चुनमुन, यस सर। खास है। हम्म। इंसान इंसान। तो देखिए, तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लाइट जो है वो जब, तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिलहाल वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। फिलहाल जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे बात नहीं करेंगे। वो मॉडर्न फिजिक्स में जब जाएंगे तो वहां पे फोटॉन्स वगैरह की चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है वो बस ये देखेंगे कि भाई जब ऑप्टिकल जो डिवाइस है उसका साइज काफी ज्यादा होगा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखेगा, जैसा रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में होता है, इमेज बनता है, शैडो बनता है। तो ये सब चीजें हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और जब साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, जैसे मान लो कि लाइट को पास कराया जाए पिन होल से, तो उस केस में अगर पिन होल का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो लाइट जो है वो एज अ वेव मूव करता हुआ, वो एज अ वेव वेव नेचर शो करेगा वहां पे।
और वहां पे जो घटनाएं ये शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम्म ओके 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 ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट, जैसा मैंने पहले बताया है कि लाइट जब भी हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है ना। ये हम्म आप लेफ्ट साइड में जाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और वेवलेंथ जो है वो कम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होता है एंड वाइस वर्सा। तो लेफ्ट साइड में जाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और अगर आप राइट साइड में जाओ तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, तो अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। तो ये जो इनका वेवलेंथ का रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे गामा रे के लिए, सॉरी एक्सरे के लिए देखो, वेवलेंथ है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। गामा रे का वेवलेंथ इससे भी छोटा होगा, मतलब हम्म 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा। समझ रहे हो कितना छोटा हो गया, है ना। 10 टू द पावर 0.1 एंगस्ट्रॉम ही होगा, 10 टू द पावर -11 मीटर, इससे भी छोटा। और ये आपका क्या हो गया, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट जो है वो उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, विब्जी और अलग अलग कलर्स का, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ इवन मीटर्स में भी होता है। तो अब देख रहे हो रेंज कितना बड़ा है। रेडियो वेव्स का जो ये है वो फ्यू मीटर्स में होगा, है ना। इवन ऐसे ऐसे भी वेव्स हैं जिनका नियरली 10 मीटर भी होता है वेवलेंथ। और यहाँ पे एक गामा रे है जिसका वेवलेंथ 10 टू द पावर -11 मीटर से भी छोटा है। कितना ज्यादा वाइड वैरायटी है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने चर्चा किया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की, भाई ऑब्स्टेकल का साइज अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा तो वो वेव नेचर शो करेगा। तो फिर तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक चीज है, कोई एक चीज जो है वो हो सकता है कि, मान लो जैसे ये क्या बोलते हैं, मान लो ये होल का साइज है। होल अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें हम लोग, मान लो होल अगर थोड़ा बड़ा कर दें, तो हो सकता है कि किसी लाइट के लिए वो होल का साइज उसके वेवलेंथ से काफी ज्यादा हो, तो वहां पे लाइट रे नेचर शो करेगा। लेकिन हो सकता है कि किसी के लिए, मान लो कि ये जो होल्स है वो फ्यू सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स, कुछ लाइट मान लो कि 1.5 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ये जो है ना यहाँ पे लाइक 0.5 सेंटीमीटर के आसपास अगर हम होल का रखें डायमीटर, तो माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो उसी रेंज में लाई करता है। तो माइक्रोवेव के लिए ये हो सकता है कि ये होल जो फ्यू सेंटीमीटर्स में जिसका डायमीटर था, माइक्रोवेव्स के लिए हो सकता है कि वो वेव नेचर शो करे। ठीक है। रेडियो वेव्स के लिए ये होल जो जिसका डायमीटर कुछ सेंटीमीटर में रखा है हमने, वो वेव नेचर शो करे। लेकिन एक्सरे के लिए ये साइज बहुत बड़ा होगा। तो एक्सरे के लिए ये होल जो है वो, एक्सरे के लिए यहाँ पे एक्सरे विल बिहेव एज इफ इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्सरे जो है वो यहाँ पे वेव नेचर शो नहीं करेगा। तो सेम ही ऑब्स्टेकल है, सेम ही होल है, वो अलग 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 लाइक ईएम वेव्स के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ईएम वेव्स के लिए अलग अलग तरीके से भी बिहेव कर सकता है, करता है। आई बात समझ में। यस सर। हो सकता है कोई होल जो है वो रेडियो वेव्स के लिए वेव नेचर शो कर रहा हो, पर एक्सरे के लिए वो रे नेचर शो कर रहा हो, वहां पे लाइट रे नेचर शो कर रहा हो। क्लियर है। हम्म बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने देखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड कंटिन्यूअसली वैरी करते रहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ईएम वेव्स करके एक अलग से चैप्टर भी था जो हमने पढ़ा भी था, वहां पे वेव का इक्वेशन लिखना वगैरह भी समझे थे। हम्म तो अब आ जाओ आप साउंड वेव्स में। आपने एक चीज पढ़ा था, कोहेरेंट सोर्सेस। ये बताओ जरा, याद है आपको कोहेरेंट सोर्स किसे बोलते हैं? टू सर, सोर्सेस। जो इनका फेस डिफरेंस सेम होता है। जब इनका फेज डिफरेंस, सेम होता है। फेज सेम होता है या फेज डिफरेंस सेम होता है? फेस
सेम फेज डिफरेंस होता है सेम। फेज डिफरेंस, मान लो एक का फेज है 5 1, एक का फेज है 5 2, तो फेज डिफरेंस हो गया 5 2 माइनस 5 1। तो ये सेम क्या होना चाहिए, मतलब किसके सेम होना चाहिए ये फेज डिफरेंस फिर? एक दूसरे के सेम होता है। एक दूसरे के सेम, तो वो तो 5 1 इक्वल टू 5 2 हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस तो किसी दो चीज में डिफरेंस होगा ना। फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस तो 5 2 माइनस। फेस डिफरेंस इनका वो, अरे यार रुको मैंने याद करा था। इसीलिए तो भूल रहे हैं, जो याद करेंगे वो भूल जाएंगे, जो समझेंगे वो नहीं भूलेंगे। इनका फेस डिफरेंस 0 या कांस्टेंट होता है। 0 या कांस्टेंट? 0 या कांस्टेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 0 भी तो कांस्टेंट ही है। हाँ मतलब वही व्हाटएवर कांस्टेंट होता है। तो फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कांस्टेंट स्पेस के साथ कांस्टेंट या टाइम के साथ कांस्टेंट? कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। नहीं, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए इसमें, टी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। फेज डिफरेंस में कांस्टेंट, फेज डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि टाइम का टर्म उसमें नहीं होना चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स किसी पॉइंट पे अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस जो भी वैल्यू आ रहा है, मान लो π/6 रेडियन है, तो एट एनी टाइम उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस π/6 रेडियन ही होना चाहिए। So constant with respect to, it should not vary with respect to time. It should not, phase difference should not vary with respect to time. It should not change with respect to time. It should be a constant with respect to time. ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Current sources इसको बोलते हैं, if the phase difference between the two sources remains constant with respect to time, the sources are said to be coherent. ठीक है, कितना छोटा सा डेफिनेशन देखो, कितना छोटा है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो हमने बोला बस, है ना। हम्म तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट तभी होगा जब उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। सो दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया गया है, और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होना ही पड़ेगा। तो दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। हम्म हाँ, तो दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे देखो, यहाँ पे ना दो वेव है दिया हुआ E1 एंड E2, तो आपको चेक करना है आर दे कोहेरेंट, क्या वो कोहेरेंट है क्या, चेक करके बताइए। फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। सो ऊपर वाले में तो फेज सर ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। हम्म, हाँ कोहेरेंट है, कोहेरेंट है, यही तो चेक करना था आपको, है क्या? कांस्टेंट ही तो है, मतलब इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही तो है π/6। 5/6 कहाँ है? आप नीचे वाली इक्वेशन में। आओगे तो एक एक्स का भी टर्म आएगा, लाइक अगर आप 5 1 माइनस 5 2 करोगे, ये देखो यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली, इसके फेज है 5 1 लिखा हुआ भी है, इसका फेज है ये 5 2। फेज डिफरेंस का मतलब हो गया आप 5 ये 1, कैंसिल हो जाएगा ना माइनस करने पे। नहीं नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना। ओमेगा कैंसिल। हाँ ओमेगा वाला तो कैंसिल हो गया, पर के एक्स वाला जो है वो ऐड हो जा रहा है, माइनस माइनस होकर प्लस हो जा रहा है।
तो ये फेज डिफरेंस एक्चुअली आ रहा है यहाँ पे 2kx + 5/6। अब ये बताओ ये क्या फेज डिफरेंस इतना आ रहा है, क्या ये कोहेरेंट है या नहीं है? नहीं, ये तो वैरी कर सकता है ना। हाँ, ये तो एक्स के साथ वेरी कर रहे हैं। हम्म। तो कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं। कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्यों है वैरी कर? टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टी का तो टर्म नहीं है ना इसमें। एक्स चेंज होगा तो वेरी हो रहा है, बट टाइम के साथ तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, टी का तो टर्म नहीं है। आपने क्या लिखा था? फेज डिफरेंस कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर यहाँ पे ओमेगा टी होता तो वो इनकोहेरेंट हो जाते। हाँ, अगर दोनों का ओमेगा होता डिफरेंट, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये नहीं कटता, तो इसमें टी का टर्म रह ही जाता। तब वो ओके। इनकोहेरेंट, तब वो कोहेरेंट नहीं रहते फिर। ठीक है, हम्म। टी का टर्म कट गया तो बाकी कुछ भी रहे, टी का टर्म नहीं है तो इट विल दे आर कोहेरेंट। आई बात समझ में? हम्म। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो दे विल बी कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, ठीक है चुनमुन। एक मिनट। तो क्या हाँ। आपने वेव ऑप्टिक्स जो है वो पढ़ा, बताओ? चलिए, हमने लिखवाया नहीं रखा। मैंने तो साउंड वेव्स पढ़ाया था, बट हो गया, चलो उसका 1 साल हो गया तो आप भूल गए होगे। बट अभी जो वेव ऑप्टिक्स जहाँ आप हाल फिलहाल में पढ़े, तो वहां पे ये नहीं लिखाया गया था, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखाया गया था? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखाया था, बस कांस्टेंट लिखाया हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो आधा अधूरा है ना। वही तो आधा मैं नहीं अधूरा कर। ज्ञान खतरनाक होता है। अगर मान लो हमें नहीं पता है भाई, तो हम छोड़ के आएंगे, 0 मार्क्स मिलेगा। पर हमें आधा अधूरा पता है तो आप तो यहाँ पे फिर वो इनकोहेरेंट मार के आते हैं, मतलब -1 लेके आते हैं, है ना? हम्म। तो मैंने अभी जस्ट ऐड करा अपने नोट्स में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो चलिए आगे बढ़े। हम्म। ओके, ओके, ओके। सो नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव्स। देखो, साइनोसॉइडल वेव्स साइन का फंक्शन, वेव्स मतलब ऐसा नहीं, हम लोग कुछ मतलब आगे वेव्स का पढ़ेंगे, बट फिलहाल वो समझने के लिए हम लोग एक नॉर्मल करंट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आगे हम्म। साइनोसॉइडल वेव्स का सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले थोड़ा फेज फेज डिफरेंस, फेजर, वो सब थोड़ा समझने के लिए जो है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं करंट का। क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी फेजर पढ़ा था ना, अल्टरनेटिंग करंट में फेजर, हाँ। सारा काम वहां पे फेज से ही हुआ था, है ना? हम्म। तो सारा काम फेजर से ही हुआ था। तो देखो, अभी मान लो कि यहाँ पे 3 वायर्स हैं एंड दे आर मीटिंग एट अ जंक्शन, और दो से करंट आ रही है, तीसरे से करंट जा रही है। तो हमने किरचॉफ्स करंट लॉ से पढ़ा था कि I3 इक्वल टू होता है I1 + I2। भाई टोटल जितना करंट आएगा किसी जंक्शन पे, उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर जाएगा भी, इफ इट इज नॉट अ सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज। अगर ये चार्ज का सोर्स नहीं है, नए चार्जेस नहीं दे रहा है, या फिर चार्ज का सिंक नहीं है, तो जितने चार्जेस आएंगे पर यूनिट टाइम, उतना ही चार्जेस बाहर निकलेगा यहाँ से पर यूनिट टाइम। सो जितना टोटल करंट आएगा उतना ही टोटल करंट जाएगा। सो I3 इज इक्वल टू I1 + I2, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सिंपली लिख रहे हैं I3 इज I1 + I2। अब I1 दिया हुआ एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, मतलब करंट कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है टाइम। सिमिलरली I2 भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो I3 जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन ही करेंगे ना हम लोग, हम्म। जो है वो हो जाएगा 3 sin ω t + 4 cos ω t, राइट? I3 जो है क्या हो गया वो, 3 sin ω t + 4 cos ω t। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो ऐसे इसको कर दिया, ऐसे लिख दिया, और इसको जो है वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया, जो आपके स्कोप से बियॉन्ड है ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट। बट ये ऐसे लिखा जा सकता है। काफी ट्रिग्नोमेट्री लगा है यहाँ पे, बहुत छोटे से चीज में कितना ट्रिग्नोमेट्री लगा और मैथमेटिक्स लगा। और
अगर कुछ बहुत बड़ा चीज रहता तब तो फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा। हमने ये चीज पढ़ा था कि ये जो रिजल्ट आया है I3 का, हालांकि ये नॉर्मल ऐड करने से ही आया है, पर यहाँ पे देखो ये जो I3 का रिजल्ट आया है, जरा देखो तो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या ये 3 + 4 7 आया है क्या? नहीं, एम्पलीट्यूड इसका क्या 3 + 4 7 आया है? 5 आया है। 5 क्यों आ गया भाई? 3 + 4 तो 7 होना चाहिए था, तो 5 क्यों आ गया? हमने तो नॉर्मली जोड़ा ही इसको। हम्म। तो 3 + 4 ये 5 क्यों आ गया? एम्पलीट्यूड ऐड क्यों नहीं हुआ? 7 क्यों नहीं हुआ? 5 क्यों आ गया? वो इसलिए हुआ। अच्छा, क्या यहाँ पे नॉर्मल एडिशन नहीं है, या क्या यहाँ पे एडिशन फेल हो गया? क्या हुआ? सर नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। ये नॉर्मल एडिशन ही है चुनमुन। हम लोग I3 = I1 + I2 नॉर्मल एडिशन ही तो किए हैं हम लोग। सिर्फ वैल्यू ही तो बैठाया है, सबको जोड़ा ही तो है, कहाँ कुछ अलग किया है? 3 + 4 5। 3 + 4, देखो 3 + 4 को एक्चुअली हम जोड़ ही नहीं रहे। 3 और 4 को यहाँ पे जोड़ा ही नहीं जा रहा है। ये देखो, 3 जो है वो तो एम्पलीट्यूड है, 4 इसका एम्पलीट्यूड है। अब एक बात बताओ, जिस समय करंट मैक्सिमम था, जिस समय करंट का वैल्यू 3 था, उसी टाइम पे अगर I2 का वैल्यू भी 4 होता, मैक्सिमम होता, तब तो 3 और 4 जोड़ के 7 होते। हम्म। I2 की वैल्यू कुछ और थी, तो 7 कैसे होगा? जिस समय करंट मैक्सिमम था 3 था, अगर उसी समय ये I2 भी मैक्सिमम होता, जिस समय I1 मैक्सिमम था 3 था, उसी मोमेंट पे अगर I2 भी मैक्सिमम होता 4 होता, तो 3 और 4 जुट के हो जाते 7। हम्म। जिस समय करंट की वैल्यू 3 थी, उस समय I2 की वैल्यू था ही नहीं। उस समय I2 का वैल्यू जो है वो 4 था ही नहीं, तो कैसे 7 होगा? आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो एडिशन फेल हुआ है, और ना ही हम लोग यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, और जो एडिशन होता है वही कर रहे हैं। पर ये जब अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, उस समय ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं था। अगर मैक्सिमम पे होता तो ऐड होके हो जाता 7। अगर मान लो ये भी हो जाता 4 sin ω t, तो जब ये 3 होता उसी समय इसका वैल्यू 4 हो जाता, तो ये वहां पे ऐड होकर के हो जाता 7 sin ω t। ओके। ठीक है। पर हम्म। ये एक साइन है, एक कॉस है, जिस समय ये 3 हो रहा है उस समय ये कुछ और है, उस समय ये 0 है, वो ऐड सर होकर ऐसे रैंडमली 5 कैसे आ गया? रैंडमली 5 नहीं आया, प्रॉपर कैलकुलेशन से आया है। इतना सारा चीज किया है लंबा चौड़ा, ऐसे रैंडमली थोड़ी आ गया 5। ये आपने इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपने 5 कहाँ से ले लिया? हमने भाई यहाँ पे 5 लिया है ऊपर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी तो 5 बैठाया है। 5 ही क्यों लिया? कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। अगर मान लो 5 की जगह 6 ले लेते, तो कुछ कैलकुलेशन ठीक से बैठ के नहीं आता ना। करने को ये भी 6 भी कर सकते थे, पर आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसके आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं। सर ऐसे क्वेश्चन आकाश के मॉड्यूल में थे इसी में। तो एसी में तो हमने भी कराया ना आपको इस टाइप का। हम्म। तो देखो, ये हम लोग देखा था कि हम लोगों ने ये देखा था अल्टरनेटिंग करंट में, कि ये जो रिजल्ट इतना ट्रिग्नोमेट्री से आया है, इसको फेजर से बहुत इजीली लाया जा सकता है। कि भाई 3 sin ω t है, तो sin ω t है, उसको रेफरेंस लाइन के लॉन्ग रखो। रेफरेंस लाइन मान लो हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लिया, तो 3 sin ω t है, तो sin ω t वाले को रेफरेंस लाइन के लॉन्ग रखो, 3 हो गया, ये I1 हो गया इधर, और I2 जो है वो 4 cos ω t है। cos ω t कैन बी रिटन एज cos थीटा, जो होता है वो sin 90 + थीटा होता है। सो cos थीटा इज sin π/2 + थीटा, सो cos ω t कैन बी रिटन एज sin ω t + π/2। cos ω t कैन बी रिटन एज sin ω t + π/2। 5। हाँ, तो ये जो है आप 4 cos ω t को लिख सकते हो 4 sin ω t + π/2। अभी इसका अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये रेफरेंस लाइन से π/2 आगे है, तो ये रेफरेंस लाइन से π/2 लीड कर रहा है, ये 4 इधर हो गया, तो I2 जो है वो इधर है। इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन I2 का ये है, और I1 का फेजर रिप्रेजेंटेशन ये है। वैल्यू पिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इनका जो फेजर मेथड में हमने ये देखा है कि फेजर मेथड में अगर एडिशन करते हैं तो 3 इधर है 4 इधर है, तो फेजर मेथड का एडिशन जैसे वेक्टर में करते हैं उसी तरीके से होता है। तो ये जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि I3 इज 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ये 3 और 5 का रिजल्टेंट ये 5 हो जाएगा, और ये एंगल बताते हो tan 53 इज 4/3, वहां से ये 53 हो गया। तो ये करंट जो है वो इधर आ गया। अभी देखो आप ये रेफरेंस लाइन से 53 आगे हैं, तो रेफरेंस लाइन से 53 आगे है, तो यू कैन राइट इट एज 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। तो ये फेवर से देखो कितना आसानी से रिजल्ट आ गया। ये 53 कैसे हुआ आपको पता ही है, ये जब ट्रायंगल का हाँ ट्रायंगल के साइड से अगर 3 4 5 होते हैं तो एंगल एक 90 होता है, एक 37 होता है, एक 53 होता है। 3 के अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होता है 37, 4 के अपोजिट वाला एंगल 53 है। सो ये एंगल 53 आ गया, तो यहाँ पे जो I3 है वो आपका रेफरेंस लाइन से 53 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 53 हो गया I3, और ये एम्पलीट्यूड जो है वो 5 हो गया इसका, सो I3 इतना। तो फेजर मेथड से कितना इजिली आ गया था, राइट। तो देखो फेजर मेथड इट इज जस्ट अ मेथड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3 + 4 को 5 कर दिए, ठीक है। वो बेसिकली आप एम्पलीट्यूड 7 इसीलिए नहीं आया क्योंकि 3 और 5 कभी ऐड हो ही नहीं रहा था, ठीक है। जब I1 का वैल्यू 3 था उस समय I2 का वैल्यू 4 था ही नहीं, उस समय कुछ और था, ठीक है। सो एनीवे फेजर मेथड से ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। जी सर। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये है कि आप I1 और I2 का नॉर्मल एडिशन ही कर रहे हैं, पर चूंकि मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे सॉल्व करना, फेजर मेथड से ये बहुत आसान हो जाता है, राइट। ओके गुड। अच्छा, इसका मतलब ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वायर था, ये वाला वायर इधर है और दूसरा वाला वायर इधर से आ रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। दोनों वायर तो ऐसे सेम डायरेक्शन में थे, राइट। वो ये तो फेजर रिप्रेजेंटेशन है, राइट। बहुत बढ़िया। तो देखिए फेजर रिप्रेजेंटेशन का ही यूज है यहाँ पे। अब देखो, मान लो कि दो लाइट सोर्सेज हैं S1 एंड S2। क्या है? S1 S2। हाँ, दो लाइट सोर्सेज हैं S1 एंड S2, और जो लाइट सोर्सेज होंगे, ठीक है, जो लाइट देगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होगा। क्या होगा वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंटिन्यूअसली वेरी होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरी हाँ, तो लाइट का जो इक्वेशन होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखा होता है। ये ऐसा नॉर्मल ट्रेंड है कि लाइट का जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ही कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है। हमने ये वेव चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सो लाइट की इक्वेशन जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहे, तो यहाँ पे दो लाइट सोर्सेज है S1 एंड S2, और उनका जो उनसे जो लाइट इमिट हो रहा है उसका इक्वेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड S1 से जो लाइट आ रही है उसका इक्वेशन दे रखा है कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन हो रही है, उसकी वजह से E1 = 3 sin ओमेगा टी, साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है। और S2 से जो लाइट आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है इस तरीके से 4 cos ओमेगा टी, साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है। नाउ अगर हम ये माने कि दोनों लाइट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन से ही आ रही हैं, अगर हम ये माने ये पॉइंट भी बहुत दूर में है और ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, सो जो दोनों लाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन से आ रही हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या लिख दोगे आप? E1 + E2, है ना। एंड E1 + E2, एंड सिंस E1 एंड E2 आर ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन, तो आप उसको नॉर्मल एडिशन भी कर सकते हो, नॉर्मली जोड़ दिए तो E1 है 3 sin ओमेगा टी और E2 है 4 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, तो आपने यहाँ पे ना उनका वेक्टर एडिशन नहीं किया। E1 E2 दे आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, तो अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होता है तो हम लोग उसका नॉर्मल एडिशन ही करते हैं। तो हम लोग नॉर्मल एडिशन कर दिए, वैल्यू बैठा दिए 3 sin ओमेगा टी 4 cos ओमेगा टी, और ये देखो जैसे करंट में जोड़ रहे थे बिल्कुल उसी टाइप का चीज बन गया, राइट। यस सर। तो वहां पे तो हमने निकाला था कि जोड़ के आता था ऐसा 5 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, राइट। सो
इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे रिजल्टेंट ये आ गया 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। अभी जो है इसका जो आपने देखा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है कि ये 3 है, 3 साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी है तो ये रेफरेंस लाइन के लॉन्ग हो गया, और कॉस ओमेगा टी है, अगर कॉस ओमेगा टी तो वो रेफरेंस लाइन से पाई बाई 2 से लीड कर रहा है, और इन दोनों का फेजर रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, तो इसका रिजल्टेंट हो गया ये 5। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि दूसरा वाला वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, या इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों वेव्स के बीच में डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दोनों वेव्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम ही है। सेम ही है तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल एडिशन ही कर रहे हो, सिंपली जोड़ रहे हो उनको। लेकिन ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, फेजर रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअल वेव के डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? जी सर। फेजर रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअल वेव के डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो वेव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है? जी सर। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आईडीएससी पढ़ेंगे तो आपके मन में, मतलब आप पढ़ तो लोगे, फॉर्मूला रट लोगे, रिजल्ट याद कर लोगे, और आपके मन में ना जब भी बार बार ये चीज खटकेगी, यार वो वाला वेव उधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, वो वेक्टर एडिशन क्या हमने नहीं किया, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पे क्या सब लॉ फेल हो जाता है क्या, जो हमने पढ़ा था पहले वाला कुछ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्या? तो ये सब तरह तरह के सवालें हैं, अगर आप सोचने बैठोगे तो मन में आएंगी, तो इसीलिए मैं पहले ये सब क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है? हम्म। जी सर। अच्छा, अब देखिए, अब है नेक्स्ट हेडिंग है इंटरफेरेंस ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज विच आर इन सेम फेज। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं एंड दे आर इन सेम फेज, वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर इन सेम फेज। सेम फेज करना कहने का मतलब कि उनका फेज φ1 एंड φ2 आर सेम, दैट मीन्स फेज डिफरेंस जो है वो है जीरो। जीरो है, सेम फेज बोला है एक्चुअली, सिर्फ कोहेरेंट नहीं बोला है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सेम फेज में ही है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? हेलो, जी सर। बोलो। हम्म। ठीक है, अच्छा, तो देखो दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज हैं एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर इन सेम फेज। तो और अभी तक हमने कहीं पे लाइट सोर्सेज का नाम नहीं लिया है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे लाइट सोर्सेज, सिर्फ सोर्सेज बोला है भाई, वेव्स के सोर्सेज हैं। अब वो साउंड सोर्स भी हो सकता है, लाइट सोर्स भी हो सकता है। यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल सेम चीज हमने साउंड वेव्स में पढ़ा था। अभी तक यहाँ पे मैंने कहीं पे लाइट का वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब जो यहाँ पे रिजल्ट्स अभी पढ़ेंगे वो साउंड वेव्स के लिए भी ट्रू होगा, लाइट वेव्स के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है? यस सर। ओके, so let us say there are two sources, they may be sound sources, they may be light sources. So there are two sources and let us say that they are in same phase, उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। अच्छा, फेज डिफरेंस जीरो है इनिशियली, मतलब जब वेव आ रहा है, जैसे मान लो कि ये दो स्पीकर है लाइट का, सॉरी साउंड का, तो साउंड का दो स्पीकर है, और आपने इसको सिंगल लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, एक लैपटॉप से जो आउटपुट निकल रहा है उसी से ये दो स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है, दोनों स्पीकर यहाँ पे रख दिया, और दोनों सेम फेज में है। ठीक है, हम्म। दोनों क्या है, सेम फेज में। यहाँ से वेव्स निकल रही है, यहाँ से वेव निकल रही है, दोनों सेम फेज में है। अब यहां से बहुत दूर एक पॉइंट है पी, यहां से बहुत दूर एक पॉइंट है पी, तो जो वेव S1 से निकला और जो वेव S2 से निकला दोनों सेम फेज में थे, हम्म। लेकिन जब वो वेव्स पी पे पहुंचेंगे, तो जब वो पी पे पहुंचेंगे तो क्या वो सेम फेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हम्म। सर क्या पूछा आपने, फिर से बोला। ये दो सोर्सेज हैं और हम्म। दोनों सेम फेज में हैं। जैसे मान लो एक लैपटॉप है, लैपटॉप में आपने म्यूजिक बजा दिया और ये दो स्पीकर इससे कनेक्ट कर दिए, हम्म। दोनों स्पीकर लैपटॉप से ही आ रहा है, दोनों सेम फेज में है, यहाँ से जो वेव्स निकल रहे हैं ये दोनों भी सेम फेज में है। ठीक है, एंड आप मान लो लैपटॉप पे म्यूजिक नहीं बजा रहे हो, म्यूजिक में तो बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं,
सिंपल रखने के लिए आप लैपटॉप से जो है वो काइंड ऑफ एक मोनोटोनस, एक जो है वो मोनोटोनस सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड वाला चीज है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड वो लैपटॉप से प्ले किया, और ये दोनों स्पीकर से कनेक्टेड है, तो दोनों स्पीकर से जो वेव निकले वो दोनों सेम फेज में है। और जब ये साउंड वेव पहुंचेगा पी पॉइंट पे, तो क्या पी पे भी वो दोनों वेव सेम फेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। पी पे भी दोनों जो वेव है वो सेम फेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। रहेंगे। अच्छा देखो, आपने 10th किसी स्कूल से किया, और आपकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड थी, वो भी आपके साथ ही थी, और दोनों जो है वो साथ में पढ़ते थे, साथ में अच्छे बच्चे थे, और दोनों बाहर निकले 10th दे करके, तो दोनों सेम फेज में थे। अब आपने ले लिया क्या बोलते हैं, मेडिकल, तो आपने बायो ले लिया, और आपकी जो दूसरी फ्रेंड थी वो कॉमर्स ले ली, वो ले ली कॉमर्स। ठीक है। अब 2 साल के बाद अब आप दोनों सेम फेज में रहेंगे? बोलिए। नहीं। इनिशियली दोनों एक जैसे थे, इनिशियली जो है वो दोनों साथ साथ निकले, दोनों एक साथ स्कूल से निकले, सब कुछ एक जैसा था। बट आपने जो है वो बायो पढ़ा 2 साल, और उसने जो है वो कॉमर्स पढ़ा 2 साल। अब आप सेम फेज में नहीं रहेंगे। देखो, कहने का मतलब ये है कि पी पे पहुंचने के लिए दोनों ने डिस्टेंसेस अलग अलग कवर किए। पी पे पहुंचने के लिए दोनों ने डिस्टेंसेस अलग अलग कवर किए, तो डिस्टेंस अलग अलग कवर करने से भी फेज चेंज हो जाता है। डिस्टेंस अलग अलग कवर करने से भी फेज चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। मान लो कि ये है चुनमुन, और ये है चुनमुन की दोस्त, दोनों सेम फेज में। ठीक है। हम्म। हेलो। जी सर। ये 10th के पहले है, चुनमुन का एग्जाम है, तो उसके दोस्त का भी एग्जाम है। चुनमुन का लीजर पीरियड चल रहा है, इसके दोस्त का भी लीजर पीरियड, इसका एग्जाम, इसका भी एग्जाम, इधर लीजर पीरियड, इधर 10th का बोर्ड, इसका भी 10th का बोर्ड। अब चुनमुन जो है वो घुस गई, आ, या छोड़ो, ये मीडियम छोड़ो, ये मीडियम तो वही रहने देते हैं। अब देखो, आ, अब एक काम करते हैं, हाँ ऐसे ही इसको रिपीट करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, तो थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ मैं। अरे, ये देखिए, हाँ, ये, एक सेकंड, इधर मिटा देता हूँ, पूरा ही मिट गया। ये देखिए, ये है, चुनमुन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम्म। और मान लो, अच्छा, यहाँ पे तो मीडियम चेंज नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई चुनमुन ने भी बायो ही लिया और उसके दोस्त ने भी बायो ही लिया। ठीक है। हम्म। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं, जब चुनमुन ने 2 साल पढ़ लिया बायो, और उसकी फ्रेंड ने जो है वो, या चुनमुन को चुनमुन से ही कंपेयर करते हैं, हम्म। 2 साल और 1 साल, डिस्टेंसेस अलग अलग, मतलब यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग, 2 साल और 1 साल, या फिर 2 साल और
1.5 साल, ठीक है ना। ये देखो, तो ये है चुनमुन आफ्टर 2 years, ये है चुनमुन आफ्टर 1.5 years। ये बताओ क्या ये दोनों सेम फेज में है? नो सर। इसका तो मैक्सिमा हुआ है, हम्म। इसका तो अभी 0 पे है। तो डिस्टेंसेस अलग अलग कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया, इसके बाद यहां तक दोनों सेम फेज में थे, या इनिशियली भी दोनों सेम फेज में थे। इसने डिस्टेंस कवर किया x2 और इसने डिस्टेंस कवर किया x1। अब अलग अलग डिस्टेंस कवर करने के बाद ये दोनों क्या सेम फेज में है क्या? नो सर। नहीं है। एक अभी मैक्सिमा पे है, एक अभी जो है वो अपने मीन पोजीशन से पास कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों वेव्स यहां से निकले वो दोनों इनिशियली सेम फेज में थे, लेकिन पी पे पहुंचने के लिए इसने डिस्टेंस कवर किया x1 और इसने डिस्टेंस कवर किया x2। तो क्या पी पे पहुंचने के बाद जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या ये दोनों सेम फेज में होंगे? नहीं, बिकॉज दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस डिफरेंट होने से भी फेज डिफरेंस आ जाता है ना। यस सर। और यहाँ पे हाँ, तो देखो, तो यहाँ पे ये दोनों सेम फेज में नहीं है। अब एक क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि अच्छा यहाँ पे क्या है, आप ये बहुत आसान प्रूफ होता है, आगे दिखाऊंगा आपको कि अगर ये जो डिस्टेंस है, लाइक S1 S2 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका स्क्रीन से डिस्टेंस है कैपिटल डी, और दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। अगर ये मान लो कैपिटल डी होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, अगर क्या लेते हैं कैपिटल डी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, कैपिटल डी क्या है, S1 S2 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका ये ग्रीन। प्लेन से सेपरेशन। इफ कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, उस केस में ये जो पाथ डिफरेंस होता है ना, ये जो पाथ डिफरेंस होता है मतलब S2P माइनस S1P, ये इक्वल टू होता है डी साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के इक्वल आता है, x2 माइनस x1 डी साइन थीटा के इक्वल आता है। ये एक छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। तो पहले ये प्रूफ ही देख लेते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, तो पहले ये प्रूफ देख लें, तो पहले ये प्रूफ देख लें। ये प्रूफ क्या करोगे आप, कैसे करोगे? मान लो कि ये पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास में हैं। अभी देखो, आप एक काम करो, कंपास और पेंसिल होता है ना, हम्म। तो कंपास में लगाओ पेंसिल और कंपास का निडल रखो यहाँ पे, ठीक है, और पेंसिल रखो S1 पे। पेंसिल कहाँ पे रखो? S1 पे। हाँ, और एक सर्कल ड्रॉ करो। तो सर्कल जो है वो ऐसा होगा, यहाँ पे हम्म। निडल रखेंगे, और यहाँ पे निडल रखा, मतलब यहाँ पे सर्कल का सेंटर हो गया निडल पे, और यहाँ पे पेंसिल रखा और इसको ऐसे घुमाया, तो सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, राइट? यस सर। बोलिए, है ना। हम्म। अच्छा, अब एक बात बताओ, सर्कल का रेडियस मान लो बहुत बड़ा है, सर्कल का रेडियस मान लो बहुत ही बड़ा है, हाँ, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये बहुत पास में हैं। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है जो थोड़ा सा आपने घुमाया, एक्चुअली इसको और बड़ा करते हैं, ये जो है ये दोनों बहुत पास पास में है। ये मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये देखो, ये सर्कल का सेंटर, सेंटर से जोड़ने वाला लाइन रेडियस, ये भी रेडियस होगा, हम्म। ये भी रेडियस होगा ना। यस सर। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये टेंजेंट हो गया, रेडियस के परपेंडिकुलर हो गया। हम्म। मान लो इसको नाम देते हैं एम, क्या नाम देते हैं? M। सो S1M will be along tangent, right? S1M will be along, टेंजेंट। एंड S1 से सेंटर का डिस्टेंस R है, तो M से भी सेंटर का डिस्टेंस R ही होगा, बिकॉज बोथ आर लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। बोलिए हाँ या ना। जी सर। अब ये बताओ S2C माइनस S1C क्या होगा?
S2C माइनस S1C क्या होगा? क्या ये वाला डिस्टेंस होगा? हाँ। S2 से भाई C पे जाने के लिए एडिशनल यही वाला तो डिस्टेंस है। हम्म। बाकी तो लाइक S1 से C का जितना डिस्टेंस है उतना ही M से C का डिस्टेंस है। तो S2 से C पे जाने के लिए इतना ही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम्म। मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा कि यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब ये जो है, ये डिस्टेंस अगर x1 है तो यहां से ये परपेंडिकुलर m से लेके p का डिस्टेंस भी x1 ही हो जाएगा। एंड जो एक्स्ट्रा पाथ है वो ये वाला ही है। S2 से m का डिस्टेंस, S2 से m का डिस्टेंस जो है वही एक्स्ट्रा पाथ है, राइट? यस सर। पाथ डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? S2m। पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2M। अच्छा, m क्या है? M m तो है पॉइंट टेंजेंट वाला। S1 से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट है, राइट? हम्म। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग? देखो ये डिस्टेंस है d, और ये है 90 डिग्री, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? ये डिस्टेंस S2m फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। ये बताइए, ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? ये एंगल क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। कैसे? कैसे निकलेगा ये एंगल? ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे ट्रिग्नोमेट्री से? क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से क्या करेंगे चलो? सर आपका ट्रायंगल हो गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा। अच्छा, देखो ये ट्रायंगल था, ये एंगल निकालना था, ये एंगल निकालना था। देखो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकालेंगे, ये बताओ हमें। ये जो एग्जैक्टली इनके बीच में जो पॉइंट है ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली जो इनके बीच में पॉइंट है, इसको पी से जोड़ने वाला जो लाइन है ना, वो थीटा एंगल बना रहा है। हम्म। ये थीटा दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, तो क्या उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा? अगर दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, तो क्या उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल भी थीटा ही होगा? हम्म। हाँ होगा ना, होगा। देखो, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर मैं इनको घुमाऊं 90 डिग्री से या कितने भी एंगल से, तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा ना बीच का एंगल? जी सर। हाँ, रहेगा कि नहीं बताइए? ये दो लाइंस थे और हमने उनको 90 डिग्री से घुमा दिया। ये हॉरिजेंटल वाला हो गया वर्टिकल, और ये इंक्लाइंड वाला ऐसे हो गया। तो इनके बीच का भी तो एंगल थीटा ही रहेगा, है कि नहीं? और यस सर। हाँ, तो अगर दो लाइंस के बीच का एंगल है थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होगा थीटा। अब एक बात बताओ, ये आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर कौन? वर्टिकल। हॉरिजेंटल पे परपेंडिकुलर कौन? वर्टिकल। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन है? यस सर। आप बोल सकते थे नो सर, आप बोल सकते थे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप बोल सकते थे सर ये जो परपेंडिकुलर था, ये तो सर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस पे S2P पे, लेकिन ये तो बनाया था भी आपने। नहीं 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 नहीं, मैं तो हाँ, लेकिन आप ऐसे बोल सकते थे कि सर देखो आपने यहाँ पे चीटिंग किया, आपने ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा बोला है,
तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल थीटा होना चाहिए, राइट? हम्म तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल थीटा होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर, वर्टिकल। तो आप बोल सकते थे कि सर नेक्स्ट तो आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था ना, तो आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था और आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस लाइन पे, तो आप ये बोल सकते थे। लेकिन देखो, अगर क्या है कि अगर ये पॉइंट P बहुत दूर है और ये सब डिस्टेंसेस बहुत पास में है और ये पॉइंट बहुत दूर है, तो एक्चुअली जब आप S2P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ऑलमोस्ट इसके भी परपेंडिकुलर होगा, वो ऑलमोस्ट इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तीनों पे परपेंडिकुलर होगा, है ना? हम्म तो ये आप बोल सकते थे कि ये जो है एक्चुअली अगर ये पॉइंट P बहुत दूर है और ये सब बहुत पास में है, तो अगर आप S2P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। सो एनीवे, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल होगा थीटा। यही तो एंगल हमें चाहिए था और ये एंगल हमें मिल गया, ठीक है? हम्म कैसे मिला? परपेंडिकुलर्स के थ्रू। हाँ, कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। अच्छा, अब देखो, अब ये आपका ट्रायंगल बन गया और ये हमें S2M ही निकालना था और ये एंगल है थीटा, ये है 90 डिग्री और ये है D। तो आप यहाँ पे अगर साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर S2M बाई हाइपोटेन्यूज S1 S2 विच इज गिवन एज D। सो S2M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D साइन थीटा। ये S2M ही निकालना था और S2M हमारा निकल गया D साइन थीटा। ये बोलो क्लियर है क्या? हाँ चुनमुन, जी सर। क्या है हाइलाइटर वाला पार्ट? हम्म S2M का वैल्यू निकल गया ना D साइन थीटा, हम्म और ये S2M जो है वही तो पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा D साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है? और यस सर। रिजल्ट कब वैलिड है? व्हेन दिस कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी 1 घंटा हो गया है, आपका क्या मतलब, यू आर इन ए स्टेट ऑफ माइंड, आगे कैरी कर सकते हो या फिर भूख भूख लगी है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग बाद में दूसरे दिन भी कर सकते हैं, एज यू विश। सर आधा घंटा और पढ़ा लो, 4 घंटे हो जाएंगे। हाँ आधा घंटा और बढ़ा लो, 4 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, आधा घंटा पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो 3.5 ही घंटा होगा चलमन, 4 नहीं होगा। हमने पहले ही हमें 2 पढ़ा, अभी 1 पढ़ा, फिर आधा घंटा, ठीक है? चलो, ओके। सो तो देखिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा याद रहेगा? हम्म हम्म। जी सर। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्यों सर? पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। हम्म अच्छा, अब देखो क्या है ना कि हाँ, एक एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, जो आपने 11th में भी पढ़ा था साउंड में। जी सर। भूल गए होंगे, याद दिला देता हूं आपको। नहीं, हमको याद है। क्या क्या रिलेशन था? डेल्टा फाइव 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, ये याद है? हाँ। देखो, एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है तो वेवलेंथ होता है, ये डिस्टेंस हो जाता है लैम्डा, वेवलेंथ इसको बोलते हैं लैम्डा। और फेज जो है वो एक कंप्लीट साइकिल पूरे होने पे हम लोग बदलते हैं, 2 पाई से चेंज हो गया। तो लैम्डा हम्म डिस्टेंस कवर करने पे फेज चेंज हो जाता है 2 पाई से, तो यूनिट डिस्टेंस कवर करने पे फेज चेंज हो जाएगा 2 पाई लैम्डा। और डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने पे फेज चेंज हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स।
तो इतने से फेज चेंज हुआ, हम लोग इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, डिनोट करते हैं डेल्टा फाई से। सो डेल्टा फाई इज डेल्टा फाई इज डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस गिव यू रिलेशन इन बिटवीन path difference and phase difference. Delta x is path difference, delta phi is phase difference. तो डेल्टा एक्स, तो इसमें इस फॉर्मूला से रिलेशन निकालते हैं, मतलब अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो यू कैन फाइंड आउट फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस पता है यू कैन फाइंड आउट पाथ डिफरेंस। ठीक है। यस सर। हम्म। अब देखिए क्या है कि अब इनिशियली जो दोनों वेव्स थे वो सेम फेज में थे, दोनों वेव्स पहुंचे हैं पी पॉइंट पे। दोनों वेव्स कहां पे पहुंचे? पी। लेकिन दोनों ने डिस्टेंस कवर किया अलग अलग, x1 एंड x2। तो P पे पहुंचने पे दोनों सेम फेज में नहीं रहेंगे, दोनों सेम फेज में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो दोनों सेम फेज में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से कि भाई मान लो कि, अच्छा यहां पे हम लोग मान रहे हैं कि P पॉइंट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है और ये डिस्टेंस है चूंकि बहुत ज्यादा है। देखो अभी क्या है, आपको डायग्राम, अब हमारा जो पेज का साइज होता है वो तो छोटा होता है ना, तो पेज के साइज बहुत छोटा रहता है, तो उसके हिसाब से इस पेज में ये कभी भी आपको कैपिटल डी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी नहीं दिखेगा। बट ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें तो स्क्रीन आपने बहुत दूर पे रखा है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो काफी कम है। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये पॉइंट पी उतना ऊपर नहीं रहेगा। ये पेज के हिसाब से देखोगे तो पी जो है वो नीचे रहेगा काफी। ठीक है, पी जो है वो काफी किधर रहेगा, नीचे रहेगा, मतलब इस पेज के डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो। ठीक है, सो तो देखो क्या होगा कि जब ये दोनों वेव्स यहां पे पहुंच रहे हैं तो यू कैन से कि दे आर, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। आप ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो कि दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। हेलो। जी सर। तो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, तो दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे। अच्छा, तो मान लो चुनमुन कि पी पॉइंट पे जब वेव्स पहुंचे तो एक वेव का इक्वेशन है ए वन साइन ओमेगा टी और दूसरे वेव का इक्वेशन है ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। ये दोनों अभी सेम फेज में नहीं है, तो यहां पे देखो हमने दोनों को साइन ओमेगा टी नहीं रखा है। एक को अगर साइन ओमेगा टी ले लिया तो एक को ले लिया साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया है डेल्टा फाई का। ठीक है। हेलो। जी सर। तो जो रिजल्टेंट होगा, सिंस वी आर एज्यूमिंग कि दे आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो जो रिजल्टेंट होगा ये हो गया y1 प्लस वाई टू। तो y प्लस वाई टू, अब आप जोड़ो, जैसे अब याद करो करंट में जैसे हमने जोड़ा था I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये कुछ वैसे ही है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों साइनसॉइडल फंक्शन है और दोनों को आप जोड़ रहे हो, सिंपल एडिशन कर रहे हो। तो हमने देखा था कि वहां पे देखा था हमने कि भाई काफी मैथमेटिक्स लगता है, बट अगर हम फेजर का यूज करें तो आंसर बहुत आसानी से आ जाता है, राइट। यस सर। फेजर जो है वो जस्ट एक मेथड है ये साइनसॉइडल फंक्शंस को ऐड करने का। सो देखो ए वन साइन ओमेगा टी है, तो अगर अपना रेफरेंस लाइन है इधर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फेजर अगर आप जानते हो, आपको याद है, तो आपको याद है कि साइन ओमेगा टी है, तो हम लोग ये साइन ओमेगा टी है तो इसको रेफरेंस लाइन के लॉन्ग रख लिया। y1 को जो है इसका एम्पलीट्यूड a1 था, लेंथ ऑफ द एरो a1 हो गया और इसको रख लिया रेफरेंस लाइन के लॉन्ग। और जो है ये डेल्टा फाई से लीड कर रहा है, y2 जो है वो डेल्टा फाई से लीड कर रहा है। हाँ, तो इसके जो एम्पलीट्यूड हम लोग बनाएंगे a2, इसका वेक्टर का लेंथ a2 हो गया और ये हम लोग रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे बनाएंगे, डेल्टा फाई आगे बनाएंगे, राइट, डेल्टा फाई से लीड कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा, हम लोग जैसे फेजर वाला मेथड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वेक्टर वाला मेथड होता है ना।
बोलते जी सर। फेजर जो है वो जस्ट एक मेथड है, हम्म। और इसमें जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा, एडिशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वेक्टर वाले में होता है अपना। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये बन जा रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना। करंट वाले में भी ऐसे ही जोड़े थे ना, आप याद करो, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। यस सर। तो ये हो गया ए, और जो रिजल्ट जैसे वेक्टर में जो लगता था वही वाला लग जाएगा। तो वेक्टर में याद करो, दो वेक्टर्स को जोड़ते थे। यहाँ पे हालांकि वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, हम लोग सर यहाँ फेज वेक्टर थोड़ी होता है। फेजर वेक्टर नहीं होता है, जस्ट मेथड है फेजर वाला, जो कि बिल्कुल वैसे ही होता है इसके रिजल्ट जैसे कि वेक्टर में होते हैं, है ना। हम्म। तो यहाँ पे जो है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, ठीक है। और अगर ये मान लो कि रेफरेंस लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 साइन ऑफ डेल्टा फाइव बाई A1 प्लस A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, वो वेक्टर वाला रिजल्ट याद नहीं है चुनमन। जी सर याद है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका A2 साइन ऑफ डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, है ना। हम्म। तो ये जो नेट एम्पलीट्यूड है वो कितना आ गया ए, और ये रेफरेंस लाइन से कितने से लीड कर रहा है, अल्फा से, सॉरी अल्फा पे। हाँ जी। हाँ। इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। सो हम लोग बेसिकली इंटरेस्टेड हैं एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला है उसमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिला है इसमें इंटरेस्टेड है। इसका ये फॉर्मूला है, राइट। जी सर। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। अगर मान लो, अगर मान लो कि इक्वेशन, हालांकि आपके लिए इतना काम का चीज नहीं है, बट ठीक है। मान लो अगर इनिशियली जैसे यहाँ पे देखो, ये ऐसा जरूरी नहीं कि साइन ओमेगा टी दिया रहे, मान लो यहाँ पे दिया रहता साइन ओमेगा टी प्लस 5/6, ठीक है। और ये वेव ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता, साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 प्लस डेल्टा फाइव। हम्म। तो उससे तो इनके बीच का फेज डिफरेंस तो डेल्टा फाइव ही रहेगा ना। यस सर। फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा 5/6 अगर ऐड है दोनों में, तो उससे तो डिफरेंस तो चेंज नहीं होने वाला है, राइट। हम्म। तो फेज में डिफरेंस हुआ है वो तो डेल्टा फाइव ही है, और वो किसकी वजह से हुआ, पाथ डिफरेंस की वजह से। तो उससे कोई घबराना नहीं है। तो देखो हमारे लिए काम का चीज है ये एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला, ये जो अभी एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला लिखा ना, ठीक है। हम्म। हमारे लिए ये काम का चीज है, क्यों ये काम का चीज है, बिकॉज हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंटेंसिटी में, चाहे वो साउंड वेव हो या फिर लाइट वेव हो। अगर साउंड वेव है तो हमें कितना लाउड सुनाई देगा वो डिपेंड करता है कि साउंड की इंटेंसिटी क्या है, या फिर अगर लाइट वेव है तो हमें वो कितना ब्राइट दिखेगा वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। सो हमारे लिए जो काम का चीज है वो है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे साउंड में, आई होता है 2 पाई स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता था, आई 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर वी रो ए स्क्वायर। ये सब कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते थे, ये सब होते थे कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म्स। ये इसको मान लो कांस्टेंट बी नाम दे दो, स्मॉल बी, लेट अस कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लो बी नाम दे दिया। सो इंटेंसिटी होता था सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर, आपने वहां पे पढ़ा था, आपको इतना जरूर याद होगा कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था, है ना। जी सर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था, याद है। हम्म। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए होता था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फिर आपका सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट होता था तो वहां पे अलग होता था उसके लिए, ठीक है। प्लेन सोर्स के लिए अलग होता था। बट एनीवे, पॉइंट सोर्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। हम्म। हाँ जी सर। हाँ।
तो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट नाम दे दो बी, तो इंटेंसिटी को लिख सकते हैं बी इंटू ए स्क्वायर, तो बी इंटू ए स्क्वायर। अब क्या करो, इस इक्वेशन में हमें एम्पलीट्यूड पता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस इक्वेशन में ना आप दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दो, कर ही सकते हैं सेम चीज से मल्टीप्लाई दोनों साइड में, कर हाँ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इधर हो जाएगा ये b इंटू ए स्क्वायर, और राइट साइड में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला टर्म हो जाएगा बी ए वन स्क्वायर, इधर हो गया बी ए टू स्क्वायर, और ये लास्ट वाला टर्म में भी b आ जाएगा, तो मैं उसको ना रूट बी इंटू रूट बी 2 बार करके लिख देता हूं। अब देखो, अब ये बताओ, ये b इंटू ए स्क्वायर ये होता है इंटेंसिटी, तो A1 एम्पलीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक B इंटू ए वन स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा I1, मतलब सोर्स वन की वजह से इंटेंसिटी, A1 क्या है, सोर्स वन की वजह से एम्पलीट्यूड, तो B इंटू ए वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोर्स वन की वजह से इंटेंसिटी, I1। B इंटू ए टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोर्स टू की वजह से I2। इंटेंसिटी। ये देखो अंडर रूट बी इंटू ए वन, ये क्या हो गया अंडर रूट I1, अंडर रूट बी इंटू ए टू ये क्या हो गया अंडर रूट I2, और ये हो गया, और ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर इंटू बी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये हमें रिलेशन मिल जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट सोर्स प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू द सेकंड सोर्स प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos delta phi, where delta phi is the phase difference between the two sources at point P। ठीक है, जी सर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जरूर, आपको याद भी होगा, वेव में भी था और इसमें भी ये है। तो अभी था, अभी तक जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सारे रिजल्ट साउंड वेव्स के लिए भी ट्रू हैं, हमने कहीं लाइट का नाम ही नहीं लिया अभी तक। ठीक है, यस सर। साउंड वेव में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, सेम चीज, ये अभी तक जो पढ़ा है दोनों के लिए वैलिड है। फिर देखो आपने ये साउंड वेव्स में भी पढ़ा था, तो अब देखो यहाँ पे एक और स्पेशल केस होता है, यहाँ तक क्लियर है बोलिए। हम्म।